हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पावर जनरेशन। अगर हम लोग इसके प्रीवियस वीडियोस में देखेंगे तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पर यूनिट सिस्टम पढ़ा था, फॉल्ट एनालिसिस पढ़ी थी, एक हम लोगों ने छोटा सा टॉपिक पावर इम्प्रूवमेंट का भी हमने पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट का भी पढ़ लिया है। बट अब हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन रही है, कैसे ट्रांसमिट हो रही है, कैसे हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और क्या हमारे यूटिलाइजेशन हो रहे हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने पहला टॉपिक उठाया है पावर जनरेशन। ठीक है, इंडिया में जो पावर जनरेशन होती है वो 11 kV होती है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जो इंडिया में पावर जनरेशन होती है वो 11 kV होती है, और लेकिन ट्रांसमिशन होता है वो 400 kV और 210 या 220 kV पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि एसी का ट्रांसमिशन। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी शायद आपको बताया होगा कि एसी का ट्रांसमिशन इंडिया में मैक्सिमम 765 और डीसी का ट्रांसमिशन इंडिया में 500 kV होता है। पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, 249.48। ये आप लोग याद रखना। ये पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो 2013 में जो आपका प्रोडिक्शन जारी किए गए तो उसके अकॉर्डिंग है। उस टाइम पे इंडिया की रैंक भी थर्ड रैंक थी। बाकी ऑल कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग थर्ड रैंक इंडिया की है पावर जनरेशन के लिए। नेक्स्ट हम लोग अगर 2050 में बात कर लेते हैं, 2050 में क्या 600 गीगावाट टू 1200 गीगावाट तक इसका इंस्टॉलेशन कैपेसिटी हो जाएगी। ओके, अब ये छोटा सा हम फिगर देख लेते हैं। जनरेशन, देन ट्रांसमिशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, देन यूटिलाइजेशन। एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि जनरेशन जो हुआ वो 11 kV पर हुआ, बट ट्रांसमिशन जो हो रहा है, हमने यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया। ट्रांसफार्मर आपने पढ़ा होगा, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है कि आपका लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज कन्वर्ट कर रहा है। तो 11 kV से 220 तक कन्वर्ट कर रहा है। तो अब हमने ये देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी 11 kV पर होता है, क्योंकि हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगाया है। तो ऐसा क्यों, हम डायरेक्ट ही जनरेशन से डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट कर लें, क्यों हमने ये कन्वर्ट किया? क्योंकि जो 11 kV की जो सप्लाई है वो बहुत भारी वोल्टेज होता है और वेरिएशंस फ्लक्चुएशंस भी इसमें बहुत होते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने पर आ जाएंगे तो हमारी सारी की सारी सेटअप और सारी की सारी मशीन हमारी ख़राब हो जाएगी और जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो ओके, तो इसीलिए हमें बीच में एक टर्म लगाना पड़ता है, दैट इज़ द ट्रांसमिशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि एसी के लिए कितनी थी, 765 थी, और डीसी के लिए कितनी थी, 500 थी। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे कि अब जनरेशन में क्या हुआ, जनरेट हुई पावर, देन फिर ट्रांसमिट हुई जिसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा। डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा क्या हुआ कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होने पर डिस्ट्रीब्यूशन, देन फिर सब सब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जो हाउस होल्ड में और इंडस्ट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो ये ट्रांसमिशन है इसको हम लोग प्राइमरी ट्रांसमिशन कहते हैं, और ये ट्रांसमिशन को हम लोग सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहते हैं, और इसको डिस्ट्रीब्यूशन को एक और नाम से भी जानते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और ये क्या है, प्राइमरी ट्रांसमिशन, दिस इज द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ओके, एक चीज ये चीज याद रखना, ट्रांसमिशन में जो वायर का यूज करते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। ट्रांसमिशन में एक चीज़ याद रखना, ये हमने पहले भी बताया था कि ट्रांसमिशन में जो वायर लेते हैं वो 3 फेज 3 वायर लेते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन में जो वायर लेते हैं वो 3 फेज 4 वायर लेते हैं। ट्रांसमिशन में जो ग्राउंडिंग होती है ये भी मैं प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर से मैं बता रही हूँ कि वो सबसे ऊपर वाले वायर में होती है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन में जो ग्राउंडिंग होती है वो नीचे ग्राउंडिंग होती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर देते हैं हाउ टू जनरेट पावर। अब हम लोग जो इतनी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप लोग पॉज करते वीडियो देखते जाइएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हाउ टू जनरेट पावर। पावर क्या होती है, दो तरीके से जनरेट हो सकती है। हमने सबसे पहले एनर्जी पढ़ी होगी कभी, तो एनर्जी क्या है, एनर्जी दो तरीके से दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एक रिन्यूएबल एनर्जी, एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी।
रिन्यूएबल एनर्जी जब पढ़ी है तो वो कौन सी होती है कि वही सोलर प्लांट डी और आपके बायोमास, विंड एनर्जी, ये सारी रिन्यूएबल एनर्जी हैं। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जिनको हम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज भी कहते हैं, और ये क्या होते हैं, ये बल्क पावर प्लांट भी कहे जाते हैं। वो हम लोग ज़्यादा मतलब सबसे पहले उन्हीं पर फोकस करेंगे, क्योंकि ये एक सेटअप इतना बड़ा सेटअप होता है जो सारी इलेक्ट्रिसिटी को इस समय लिए हुए है इन कंपैरिजन टू रिन्यूएबल एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी हमारी यूज़ होती है वो थर्मल पावर प्लांट से बनी हुई जो एनर्जी है, पावर है, वो ज़्यादा सबसे मैक्सिमम अमाउंट में इंडिया में यूज़ हो रही है। तो 57% थर्मल पावर प्लांट यूज़ होती है, देन फिर हाइड्रो पावर प्लांट यूज़ होती है 17%। ओके, तो क्या होता है इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है वो थर्मल पावर प्लांट यूज़ होता है। पावर लॉस इन इंडिया, पावर इंडिया में कितनी लॉस हो रही है, 23%। पावर जनरेट इन इंडिया 11 KB। ये पॉइंट टू पॉइंट आप लोग इसी तरीके से पढ़ते जाइएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाते हैं। प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी नंबर मतलब थर्ड नंबर कंट्री है 2013 के अकॉर्डिंग, ये चीज़ जरूर याद रखना। पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू 2014 तो 249.48 गीगावाट। ओके, नेक्स्ट आपकी पावर जनरेशन 2000, ये सारी चीज़ें मैं पहले भी बता चुकी, फिर से आप पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रो पावर प्लांट ऑल्सो कॉल्ड हेड पावर प्लांट, क्यों? क्योंकि जो हाइड्रो पावर प्लांट का सेटअप हम लोग कभी बनाते हैं तो उसमें सारी चीज़ें मतलब पानी जो होता है वो हेड से ही उसमें जाएगा, देन फिर वहाँ पे पंप लगे होते हैं उसके थ्रू, तो इसीलिए इसको एक और नाम कहते हैं हेड पावर प्लांट। कभी पूछ दिया जाता है व्हाट इज द हेड पावर प्लांट, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें हाइड्रो पावर प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड हेड पावर प्लांट। ओके, नेक्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बेस पावर प्लांट। ओके, वन मोर पावर प्लांट जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने ऊपर नहीं दिया है, ये हमने यहाँ पर पॉइंट फॉर्म में इसलिए लिखा है कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे सोर्सेज है, जैसे हाइड्रो सोर्सेज है, न्यूक्लियर है, थर्मल है, कोल है, ये चीज़ें कुछ अमाउंट में हमारे पास कम होती जा रही हैं। आप देख भी रहे हैं कि कुछ अमाउंट तक ये सारी चीज़ें कम होती जा रही हैं। तो उस टाइम पे कौन सा पावर प्लांट मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा? आप कहेंगे कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बेनिफिट, हम मैं कहती हूँ कि वो ठीक है, लेकिन एक और पावर प्लांट है जो बेनिफिशियल रहता है, पीक लोड पावर प्लांट। ओके, तो पीक लोड पावर प्लांट क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस रखता है जो कम अमाउंट में आपकी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। ओके, सम मोर पावर प्लांट क्या होते हैं, वही नॉन कन्वेंशनल, सोलर, विंड, बायोमास। बायोमास का थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि बायोमास इंडिया में तो ये नॉन कन्वेंशनल में आ रहा है, लेकिन जब आप गूगल पर इसको सर्च कर रहे हैं तो ये कन्वेंशनल दिखता है। तो हम यहाँ पर सिर्फ इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो बायोमास हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स में ही आएगा। ओके, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट, ग्राफ बिटवीन लोड एंड टाइम। अब लोड क्या मतलब, इस तरफ लोड दिखा दिया, इस तरफ टाइम दिखा दिया, तो इनके बीच में जब ग्राफ हमने देखा कि 6 बजे, ये 6 AM मतलब 6 बजे, 12 बजे, 3 बजे और 6 बजे, तो हमने ये देखा कि लोड कितना मतलब इलेक्ट्रिसिटी लग रही है। 6 बजे सुबह मॉर्निंग का टाइम, तो कम लोग अपना लाइट है, फैन भी अगर एसी भी चल रहा है तो थोड़ा सा कम चल रहा है, सुबह के टाइम मोस्टली बंद कर देते हैं, तो समर की ही बात हो रही है ये बेसिकली। तो देखेंगे तो ग्राफ का जो हमारा कर्व है वो इस तरीके से शो हो रहा है, दोपहर के समय और 12 से 3 PM तक पीक वैल्यूज रहती हैं, उसके बाद फिर डाउन होता चला जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग, अगर ये तो हमने 1 डे की बात करी, अगर वीक की बात करें तो वीक का जो ग्राफ होता है, वीक मतलब संडे, संडे के दिन सभी लोग घर में रहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे जो ग्राफ है वो और पीक वैल्यूज़ तक जाएंगे। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। कॉन्वेंशनल, अभी मैंने बताया कॉन्वेंशनल में कौन कौन से आते हैं, बल्क पावर आते हैं, जब हमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है तो हमारे कॉन्वेंशनल आएंगे। नॉन कॉन्वेंशनल कब आएंगे, जब हमें कम पावर की ज़रूरत होगी, स्मॉल पावर, स्मॉल पावर जनरेट करता है ये लार्ज पावर। अब क्या है कि इसके पार्ट्स वही मैंने अभी डिस्कस किए, थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, इसमें सोलर, विंड, बायोमास, और भी हैं, इसमें इसमें भी और हैं, बस हमने एक नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि ये हो सकते हैं। इसको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल। हाई फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब कि क्या कॉस्ट लग रही है, फिक्स्ड कॉस्ट मतलब ऐसा नहीं है फिक्स होगी, नहीं, ये मतलब आपकी नॉर्मल कॉस्ट के फॉर्म में कि इसमें जो कॉस्ट लगती है वो ज़्यादा है, इसमें ये कॉस्ट लगती है वो कम है।
रनिंग कॉस्ट लो, मतलब इसकी जो जैसे हम लोग के घर में सप्लाई आती है तो वो सप्लाई इतना मतलब नहीं होती। हाँ, कुछ पैसा हमें देना होता है, जैसे 1000 2000 3000 ऐसा कुछ बिल आते हैं बिजली के, तो वो हमने दे दिया। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये सेटअप हम अपने घर में ही लगाते हैं, तो हमारे लिए ये कॉस्टली हो जाता है, तो इसका रनिंग कॉस्ट हाई होता है। यूज्ड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अब हमने बताया था कि इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांसमिशन की बहुत नीड होती है, क्योंकि जो जो वोल्टेज 11 केवी का आता है वो बहुत भारी होता है, उसके लिए हमें ट्रांसमिशन की बहुत नीड होती है, जिससे हम उसको बढ़ाते हैं फिर उसको कम करते हैं। इसमें ओनली डिस्ट्रीब्यूट, इतना वोल्टेज ही नहीं होता है कि, और ना ही इतना फ्लक्चुएशंस होते हैं वोल्टेज में, तो इसमें सीधे जनरेट किया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसमें भी जो वोल्टेज है वो 11 केवी से या तो लेस होंगे या इक्वल होंगे। इसमें जनरेशन कितना होता है 11 केवी, बट इसका जो वोल्टेज है वो बहुत हैवी वोल्टेज होता है। नियर रिमोट एरिया, ये कहाँ सेटअप किए जाते हैं, जहाँ पर रिमोट एरिया मतलब हर एक चीज़ अवेलेबल, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट है तो वहाँ पानी होगा, वहीं पर ही ये पॉसिबल है। नेक्स्ट आपका पावर प्लांट होगा थर्मल, जहाँ पे कोल होगा और पानी सारी टर्बाइंस होंगी, तो वहाँ पर ये पॉसिबल है। और ये क्या होता है, जहाँ पर आप रह रहे हैं वहीं पर ये पावर, ये वाली रिन्यूएबल एनर्जी लग सकती है, जैसे सोलर हो गई, विंड हो गई, मतलब ऐसा अपने नियरेस्ट देखेंगे। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट, वही मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं। एक चीज़ और याद रखना आप लोग कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, बहुत भारी अमाउंट में होती है। उसमें एक यूरेनियम उतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है जितनी आपकी कोल या एनर्जी प्रोड्यूस करती है 3 × 10⁶ किलोग्राम वोल्ट को बर्न करने में। तो 1 यूरेनियम की जो वेट होता है वो होता है 10 किलो वेट। ओके, नेक्स्ट मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो फैक्टर पर पूछे जाते हैं। जो ये मैं बात कर रही हूँ मोस्टली एसएससी, वो सॉरी एसएससी जेई एग्ज़ाम के लिए। तो उसमें क्या होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो फैक्टर पर। तो डिमांड फैक्टर क्या हो जाएगा, डिमांड फैक्टर मैक्सिमम डिमांड अपॉन सम ऑफ कनेक्टेड लोड। इसकी जो वैल्यू कभी भी अगर आपको न्यूमेरिकल भी आता है तो हमेशा लेस देन 1 आनी चाहिए। अगर आपकी ग्रेटर देन 1 आ रही है तो आपका न्यूमेरिकल या आपका सोल्यूशन गलत है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लोड फैक्टर। लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज लोड अपॉन ऑफ मैक्सिमम लोड। ये फॉर्मूले बस सीधे सीधे आप लोग रट लीजिएगा। डाइवर्सिटी फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए, डाइवर्सिटी फैक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड अपॉन ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर सिस्टम। कैपेसिटी फैक्टर एवरेज लोड अपॉन ऑफ रेटेड पावर, रेटेड प्लांट कैपेसिटी। ओके, एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अ पावर सिस्टम डिमांड 10 किलोवाट, 20 30 40 50 किलोवाट। फाइंड डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर के फॉर्मूले पर हम लोग जाते हैं, तो डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला मैक्सिमम डिमांड। अब मैक्सिमम इसमें डिमांड कितनी है, 50 तक गई है, तो मैक्सिमम डिमांड हमारी 50 हो जाएगी। ओके, तो मैक्सिमम डिमांड ऊपर आ गई, मतलब 50 अपॉन ऑफ सम ऑफ कनेक्टेड लोड, मतलब जितने भी लोड लगे हुए हैं उनका सम। ओके, तो हमने क्या किया, यही सारी चीज़ें की और मैंने देखा कि जो हमारा डिमांड फैक्टर है वो लेस देन बना रहा है, तो मेरी ये कंडीशन फुलफिल हो गई। नेक्स्ट लोड फैक्टर, वही फॉर्मूले से देखेंगे। लोड फैक्टर, लोड फैक्टर का फॉर्मूला था एवरेज लोड। तो एवरेज हमें पता है कि जितने भी नंबर हैं डिवाइड बाई उतने नंबर, 1 2 3 4 5 नंबर है अपॉन ऑफ 5, तो ये एवरेज लोड आ गया। तो एवरेज लोड हमारा निकालने के बाद 30 किलोवाट आ गया। मैक्सिमम डिमांड हमारी कितनी थी, 50 थी, तो हमने लोड फैक्टर निकाली 30/50, इट इज़ ऑल्सो लेस देन 1। डाइवर्सिटी फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, मैक्सिमम डिमांड तो सारी अपनी मैक्सिमम डिमांड पे ही है। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, 150, मतलब इनका जो सम है 150 आएगा अपॉन ऑफ मैक्सिमम डिमांड, तो मैक्सिमम 50, तो ये ग्रेटर देन 1 आ गया, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। याद रखना सिर्फ डाइवर्सिटी फैक्टर ही ऐसा फैक्टर है जिसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, बाकी सारे फैक्टर्स की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ओके, अब कैपेसिटी फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर मैक्सिमम डिमांड अपॉन रेटेड पावर प्लांट इनटू लोड, इस तरीके के फॉर्म में लिख सकते हैं हम। तो हमने देखा यूटिलाइजेशन फैक्टर मैक्सिमम डिमांड अपॉन रेटेड, यही चीज़ तो ये लिखी है, तो हम कैपेसिटी फैक्टर की जगह यूटिलाइजेशन फैक्टर लिख सकते हैं, यूटिलाइजेशन फैक्टर इनटू लोड फैक्टर, तो वही चीज़ की यूटिलाइजेशन फैक्टर इनटू लोड फैक्टर। एक और फॉर्मूला, रिजर्व कैपेसिटी इज इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी माइनस पीक लोड। ये फॉर्मूले मैंने डायरेक्ट इसलिए बोल दी क्योंकि ये न्यूमेरिकल में डायरेक्ट ही पुट होने, तो इसमें कोई बहुत एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ याद रखना कि जब भी कोई हमें पावर प्लांट डिज़ाइन करना है या हमें देखना है कि इसकी क्या जनरेशन है, क्या कॉस्ट है, क्या, तो बस हमें दो चीज़ें देख लें कि लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर इंक्रीज़ है तो इसकी ओवरऑल जनरेशन
कि कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होगी। तो यही बस चीज़ देखनी है, बाकी तो हम लोग कर ही लेंगे। ओके, थैंक यू।